हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात जो 22 साल की जिद्दोजहद के बाद अगस्त 2018 में इक़्तिदार में आई और ये अब तीन साल आज मुकम्मल हो चुके हैं पीटीआई की हुकूमत के। इस दौरान बहुत सी हुकूमत पर तनकीद भी होती रही, जबकि बाज़ मामलात पर पजीराई भी हुकूमत को मिलती रही। अवाम ने इस पीटीआई की हुकूमत को सुहाने मुस्तकबिल के दावे करते और फिर उन दावों से यू टर्न लेते हुए भी देखा। बड़े बड़े ओहदों पर बड़ी बड़ी शख्सियात को लगाते और फिर उनको हटाते हुए भी देखा। वफाकी सूबाई वज़रा हों, तर्जुमान हों, आला तरीन ब्यूरोक्रेसी हो, इनमें बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ भी देखी गई। और अगर हम बात करें तो इस पार्टी के अंदर की ग्रुपिंग भी हालिया वक्त में हम लोगों ने देखी है और पार्टी के अंदर से भी चैलेंजेस का सामना इनको रहा। इन बरसों में अवाम ने इस मुल्क की अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होते और बिखरते हुए भी देखा, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और इस सिलसिले में एक भरपूर तकरीब का आज इस्लामाबाद में एहतमाम किया गया, जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे थोड़ी देर पहले तक। वज़ीर आज़म ने इस बड़ी तकरीब से भरपूर खिताब किया और अपनी हुकूमत की मुश्किलात और कामयाबियां भी गिनवाईं और दीगर भी बहुत सारी बातें की, जिसका हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही इन 3 सालों में, अवाम की इससे तवक्कुआत किस हद तक पूरी हुई हैं और ये भी कि मौजूदा अपोजिशन ने 3 बरस में अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक पूरी की हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज बड़े ख़ास तजार तीनों ही, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ज़ैगम खान साहब और मुबश्शिर ज़ैदी साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। काफ़ी वक्त बाद आज हमारी एक तो मुलाकात भी हो रही है और ख़ास तौर पे आज के दिन हम चाहते थे हम आपको दावत दें, पीटीआई की कारकर्दगी पर बात करें इसकी हुकूमत की, क्योंकि आप काफ़ी नाक़िद भी रहे हैं पीटीआई के, लेकिन आप उन अहम शख्सियात में शुमार होते हैं जिन्होंने बुनियाद रखी थी पीटीआई की। तो आपको कैसा लग रहा है आज जो तकरीर की प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अपनी 3 साल की कारकर्दगी की उन्होंने बताई डिटेल? साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। इतनी रिपोर्ट कार्ड में आपकी आदत पड़ गई थी और मैं हमेशा जब कहता था तो हकीकत मैं बिल्कुल लेटर स्पिरिट में कहता था कि अब्सा जिस तरह हैंडल करती रहे प्रोग्राम्स को, शायद ही को उसके मुकाबले में मैंने कभी किसी और को देखा हो। शुक्रिया। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आते हुए। हकीकत है कि बड़ा मुझे आई एम फीलिंग सो गुड। दूसरा, आपने कहा जी कि मैं नाक़िद भी रहा हूँ, तो ये मुझे नहीं पता कि ग्रामर में, उर्दू ग्रामर, ये माजी करीब का सीख है या माजी बईद का सीख है और हाल का क्या हाल है और मुस्तकबिल के बारे में क्या है, तो उसके बारे में मेरा ख्याल है कि आप कोई कॉम्प्रिहेंसिव करते हो। नाक के तो खैर क्या है जी, देखें बात यह है कि हुकूमतों की पे तनकीद तो जब आपकी कोई अपनी जिसको कहना चाहिए कि पसंद की भी हुकूमत हो, तो मैंने अक्सर देखा है कि आपको उस पर तनकीद ही करनी पड़ती है क्योंकि उससे शिकायत ही होती है। चुनाचे और मुझे तो वैसे ही इसके बारे में हमेशा से था कि ये तहरीक इंसाफ नहीं परफॉर्म कर पाएगी। उसकी 2-3 वजूहत थी। एक तो यह है कि इमरान खान साहब की जो कैपेसिटी है वो उसको मैं अच्छी तरह जानता था, उसकी बड़ी लिमिटेशन है। उन्हें कई बहुत सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो चाहिए किसी निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए, नज़्म नस्क चलाने के लिए, कोई पार्टी चलाने के लिए, वो बिल्कुल उससे बाँझ थे, उससे बिल्कुल वो उनके करीब से ही नहीं गुजरी थी। तो मुझे रत्ती बराबर से शक नहीं था। और जब मैं इमरान खान साहब के बिल्कुल राइट हैंड पे होता था और भले दिनों में, तो ये बात मैं उनको मुंह पे भी कहता था कि इमरान जब हुकूमत आएगी तो अब बुरी तरह नाकाम होंगे, आपसे नहीं चलेगी। ये तो थी एक वजह। दूसरी वजह यह है कि मैं हमेशा समझता हूँ कि जब भी आप गैर फितरी तरीके से किसी बंदे को लेके आते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब को ले आएँ, चाहे वो कभी किसी ज़माने में किसी बेनज़ीर साहब को ले आएँ, चाहे किसी ज़माने में किसी और को ले आएँ, मैं ये नहीं कहता उनको लेके आए हैं, तो वो हुकूमत जो है वो परफॉर्म उस तरह नहीं थी क्योंकि आप एक प्री रेक्विजिट है। मेरी जितनी थोड़ी तालीम है और मेरे साथ जो दोनों दोस्त बैठे हैं माशाल्लाह पाए के दानिशवर हैं, मैं चूँकि सियासत की तारीख़ को मैंने जो 2-3 हज़ार साल पुराना भी झांकता रहता हूँ और 200-300 साल से जो मॉडर्न जो स्टेट सिस्टम जो वजूद में आया है,
इसके बारे में भी पूरा इसमें एक चीज़ देखी है कि कौमें कैसे फेल हुई हैं, कौमें कैसे मिट गई हैं, कौमें कैसे वजूद खो बैठी हैं। उनमें एक चीज़ कॉमन थी और वो थी सियासी अदम इस्तेकाम। चुनाचे ये बात खातिर जमा रखें कि ये हुकूमत जो है एक सियासी अदम इस्तेकाम के ऊपर चूँकि वजूद में आई है, तो इमरान खान साहब अगर बफर्ज़ मवाल एक बासलाहियत भी होते, उनके अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद होती जो उनकी टीम में मौजूद थी, तो भी परफॉर्म ना कर पाते। और तीसरी चीज़ ये है कि हुकूमत के बारे में आज तक जो है जो जिसको कहना चाहिए कि ये तयन ही नहीं हो सका कि वो कहते हैं ना अमेरिकन क्लेशे है कि वेयर द बक स्टॉप, तो ये यहाँ पे इख्तियारात का मंबा या ताकत का मंबा कौन है। अब कई दफ़ा अगर प्रिटेंड करने पे तो आके आ जाए कि हुकूमत के पास सारी ताकत है तो चलो प्रिटेंड कर लेते हैं, लेकिन अमलन जो है पाकिस्तान के अंदर जो जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि स्टेट विद इन स्टेट, तो इन हालात में हुकूमतें चला ही नहीं करती। तो तीन चीज़ें बताई हैं मैंने, सियासियत में इस्तेकाम, इमरान खान साहब की अपनी सलाहियतों जो है उसका ना होना किसी किस्म की भी जो हुकूमती अमूर से मुताल्लिक हैं, और तीसरा यह है कि जो लोग लाए हैं या जिन्होंने ये हुकूमत बनाने में सामने आए हैं, वो जो है कभी भी ये नहीं हो सकता कि एक जो है बच्चे के दो बाप हों और वो उसकी परवरिश जो है सही तरीके हो सके। ज़ैगम साहब की तरफ जाते हैं। ज़ैगम साहब, कोई अच्छे दिन आए हैं, आपको कैसी लगी ये तकरीब और जो दावे किए गए हुकूमत की तरफ से? मुझे तकरीब जी बहुत अच्छी लगी। एक दफ़ा पीटीआई ने फिर से हुकूमत में आने का जश्न मनाया, ऐलान कर दिया, अपने होने का जश्न मनाया, और बहुत सी चीज़ें जो नहीं कही गई, कुछ तो बातें कही गई। मैं जो चीज़ें मिस कर रहा था, मिसाल के तौर पर ये बात मिस कर रहा था कि पीटीआई एक इंस्टीट्यूशन बनेगा, दूसरी पार्टियों की जगह ऐसी पार्टी नहीं होगी कि उनको एक बंदा एक मालिक चलाए, एक ख़ानदान मालिक हो। पीटीआई की इंस्टीट्यूशनलाइज होने की बात नहीं हुई। पीटीआई के इलेक्शन की गुफ्तगू चल ही रही है कि इलेक्शन करने को भी तैयार नहीं है। एक और जो बिग टिकट आइटम था कि पाकिस्तान में गांव तक की सतह पे लोग मुक़्तदर होंगे, पाकिस्तान में ऐसी लोकल गवर्नमेंट होगी जो एशिया में कहीं नहीं है। लोकल गवर्नमेंट पे कोई बात नहीं की गई। पाकिस्तान में गवर्नेंस की बेहतर बनाने के लिए सिविल सर्विस रिफॉर्म का वादा था, क्योंकि जाहिर है जब तक सिविल सर्विस रिफॉर्म नहीं होंगे, और ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज जो हैं वो अंग्रेज़ का वर्सा हैं और ये बदलेंगी तो पाकिस्तान बदलेगा, उस पर कोई बात नहीं हुई। इशरत हुसैन साहब कुछ दिन पहले किस तरीके से छोड़ के जा चुके हैं, बददिल और मायूस हो के, या जिस वजह से भी, वो आपके सामने है। इंसाफ की बहुत बात हुई, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स की बात नहीं हुई कि कौन से जुडिशल रिफॉर्म इन 3 साल में हुए हैं, कौन से पुलिस रिफॉर्म इन 3 साल में हुए हैं, जिसकी वजह से अब लोगों के लिए एक्सेस टू जस्टिस आसान हो गई है और पाकिस्तान में जो है वो शेर और बकरी वाकई एक घाट पे पानी पीने लगे। जो करप्शन का बयानिया था उसकी तो काफ़ी बात हुई, और दोबारा से मुखालिफों को तो काफ़ी रुगेदा गया। हमने देखा कि जो मुखालिफ सियासी मुखालिफों को, ऐसे लोगों पे भी जिन पे मुसलसल इल्ज़ाम लगे लेकिन अदालत में कुछ भी साबित नहीं हुआ, उन पे फिर एक तरह का मीडिया ट्रायल जो है वो किया गया और उनकी तजलील की गई। लेकिन उस करप्शन के बयानिए का जो दूसरा हिस्सा था, जो अहम तरीन हिस्सा था, जिसकी वजह से लोगों ने उनको सपोर्ट किया था कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ करप्शन है, और जैसे ही करप्शन ख़त्म होगी तो पाकिस्तान आज खुद एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता होने में वाहिद रुकावट करप्शन है। $200 बिलियन भी आएंगे, और फिर ये भी कहा गया $10 बिलियन की हमें दोबारा हमारे जख्मों पे नमक छिड़का गया कि $10 बिलियन पाकिस्तान से अभी भी बाहर जा रहे हैं। तो वो अब कौन जा रहे हैं, वो कौन करप्शन कर रहा है, कौन हुकूमत में से निकाल रहा है? आपने सुना, यही बात थी ना कि अगर ये $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाए तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें IMF की क्या मोहताजी है कि जिसकी वजह से इतनी शराइत जो हैं वो हम पे डाली गई हैं। तो आपने ये देखा कि छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत थी। ज़ाहिर है 3 साल की हुकूमत में आप अगर चेरी पिकिंग करें तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी कि ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। लेकिन आपको जो स्टेट की स्टेट है, यानी जो रियासत के हालात हैं, उसको इस वक्त में देखना होता है ना कि 3 साल गुजर गए
और ये 3 साल वो थे कि जिसमें मुश्किल फैसले करने थे, रिफॉर्म्स करने थे। अगले 2 साल में तो रिफॉर्म नहीं हो सकते, अगले 2 साल में तो आपको पॉलिटिकली कन्वीनियंट फैसले करने हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की इन 3 साल में पाकिस्तान की जमहूरियत कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 3 साल में कितना परफॉर्म किया, पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव कैसी है, इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी कैसी है, जो पिलर्स ऑफ स्टेट होते हैं, ये वो बातें हैं जो हमें इस वक्त पूछनी चाहिए और जिसकी बुनियाद पे जज करना चाहिए कि इस हुकूमत ने क्या किया है। जी बिल्कुल, और हमने इस इवेंट में भी ये माजी के हुक्मरानों उन पर करप्शन के हवाले से एक बड़ा हिस्सा मुख्तस किया गया इस इवेंट का। कुछ ऐसा गुमान हुआ कि जैसे अभी भी अपोजिशन में बैठी हुई है पीटीआई। मुबशिर साहब, ये हुकूमत तो ये कह रही है कि इससे पहले माजी में किसी हुक्मरानों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करें, मुँह छुपाना पड़ता था उनको। आपकी नज़र में क्या वजह होती है अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने की, अपना कॉन्फिडेंस जाहिर करना या फिर पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना? इस केस में आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं अगर ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो है पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है वो कैंपेनिंग में तो वादे ऐसे करती है कि हम ये बदल देंगे, ये बदल देंगे, मगर आने के बाद जब वो गवर्न करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है उस तरह से पहली उनकी बात होती है कि पिछले वाले ख़जाना लूट के ले गए, ख़जाना खाली था, इन्होंने काम खुदकुशी कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे IMF के पास। तो चले, वो एक हिस्ट्री हो गई, भैंसें बेच दी गई, गाड़ियाँ बेच दी गई। शुरू में फील गुड एक जो हनीमून पीरियड था जिसमें ये कहा गया कि वज़ीर आज़म हाउस को जो है हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, कराची गवर्नर हाउस को हम म्यूज़ियम बनाएंगे, ये सारी बातें। फिर 3 महीने से वो बात 6 महीने और फिर साल पे चली गई, अब 3 साल हो गए हैं। देखिए, अगर तो मईशत इतनी ही अच्छी है तो 3 साल में तीसरा वज़ीर ख़जाना क्यों है? ठीक है, अगर मईशत इतनी, अगर रेवेन्यूज़ इतने ही ज़बरदस्त हैं तो छठा FBR का चेयरमैन क्यों बदला गया? ठीक है, उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर ज़ाहिर है, आपको पता है, वो तो हुकूमत के हाथ में ना कभी होते थे, ना शायद आइंदा कभी होंगे। तो लिहाजा वो जो बड़े साहब कह देते हैं, जो आ जाता है लिखा हुआ, वही हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है। मेरे ख़्याल में अगर आप अचीवमेंट्स की बात करें तो इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट जो है वो ये है कि कोरोना कोविड से जिस तरह पाकिस्तान ने निमटा है, तो पहली दफ़ा लोगों को जो हमारे निज़ाम सेहत है, सरकारी हस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, पहली दफ़ा लोगों का एतमाद शायद थोड़ा सा हुआ है कि हाँ, हमारे जो निज़ाम सेहत है तमाम सूबों में, वो उसमें अभी कैपेसिटी बाकी है। तो गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। असद उमर साहब वो फाइनेंस के शायद नहीं थे, वो उन्होंने ये काम करना था, मगर उन्होंने अच्छा काम किया। डॉक्टर फैसल ने भी अच्छा काम किया और कोविड के बारे में जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है उसको सराहा भी किया। कुछ अल्लाह ने भी करम किया कि हमारी वो हालत नहीं हुई जो कि इंडिया में हुई या जो और दूसरे ममालिक में हमने देखा, तरक्की याफ्ता ममालिक में हुई, जैसे अमेरिका में हुआ और दूसरे ममालिक, यूरोप में हुआ फॉर दैट मैटर। तो यहाँ जो है, सो इट्स ऑलवेज़ अ मिक्स बैग। आप जब आते हैं तो 3 साल तक आप ये कहते रहते हैं कि हाँ जी लुट गए, हमारे पास कुछ नहीं था, हमें IMF के पास जाना पड़ा, हमें कर्जे लेने पड़े। इन्होंने भी वही किया, इन्होंने कोई नया जो पाकिस्तान बनाना था, नया कुछ नहीं किया। यही चीज़ अगली हुकूमत आएगी या पिछली हुकूमतें देख लें, वो भी यही कहती रहीं। क्राइसिस की बात है, अगर यहाँ कोविड का क्राइसिस था तो जाहिर है पीपल्स पार्टी के दौर में आपको पता है ग्लोबल रिसेशन आ गया, वो उसके पीछे छुप जाते हैं। मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जो टेस्ट है, अगर वज़ीर आज़म जो है आम आवाम को बुलाते आज कन्वेंशन सेंटर में और उनकी आवाज़ सुन लेते कि वो क्या समझते हैं कि हुकूमत कैसी रही, तो मेरे ख़्याल में शायद आपको टीवी के ऊपर टूं टूं के अलावा और कुछ सुनाई ना देता। क्योंकि देखिए, जिस तरह फूड इन्फ्लेशन बढ़ी गुज़िस्ता 3 सालों में, आटा चीनी डबल हो गई, बल्कि और ज़्यादा हो रही है, और उसके अलावा ये कहा गया कि हम माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, माफियाज़ के ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स भी बन गई, मगर कीमतें नीचे नहीं आईं। इसका मतलब है कि माफियाज़ कमा रहे हैं और ये हुकूमत जो है वो माफियाज़ पर ही चल रही है। माफिया से मेरी ऑब्वियसली मुराद वो वाले माफिया नहीं है जो कि मैक्सिको में होते हैं, लेकिन मेरे से मुराद वो माफिया हैं जो कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट अब डबल कर रहे हैं, चाहे वो अद्वियात का माफिया हो, चाहे वो चीनी का माफिया हो, चाहे वो आटे वाले हों, चाहे मिल ओनर्स हों,
और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में इस मुबश्शिर साहब आज ही हुकूमत की तरफ से महंगाई की एक वजह भी पेश की गई। उन्होंने कहा कि महंगाई, अगर आमदन भी ज्यादा हो रही है और महंगाई हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं किसी के ऊपर पड़ता है, ऐसे ही मीडिया ये मामला जी मैं वही कह रहा हूँ ना। देखें क्या पैमाना होता है कि खान साहब को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप बाहर जाकर के एक आम किसी बाज़ार में चले जाएं और लाइव लोगों से पूछ लें कि वो क्या समझते हैं इस हुकूमत के बारे में और महंगाई के बारे में, उनका क्या ख्याल है। तो खान साहब ने जितनी दलीलें आज दी हैं वो मेरे ख्याल में शायद उनको उसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आम लोग जो हैं वो और फिर दूसरी बात, जो कदगने मीडिया के ऊपर ये लगा रहे हैं, ठीक है, अगर इतना ही सब कुछ रोज़ी रोज़ी है तो मीडिया को कहने दें, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया चीखेगा, क्रिटिसाइज करेगा। जब लोग खुश हैं, आवाम खुश हैं, तो मेरे ख्याल में मीडिया को, लेकिन क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि सिवाय उस हॉल जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की है, उसके अगर हॉल के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है या जो पुलिस वाला खड़ा हुआ है, उससे आप जाकर के पूछ लें कि जनाब ये हुकूमत कैसी रही, तो फिर टू टू शुरू हो जाएगी और आपको चलानी है। लेकिन कुछ तो है ना न्याजी साहब कुछ तो है जिसका कॉन्फिडेंस है इस हुकूमत को। प्राइम मिनिस्टर साहब लाइव कॉल्स भी लेते हैं टीवी पर, किसी चीज का क्रेडिट तो उन लोगों को उनको आप दें। और अब इस वक्त वो गिनवाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, डैम्स, हाउसिंग, मोटरवे, BRT, हेल्थ कार्ड्स, इसके अलावा दरख्त जो लगाए गए, ये सब कुछ, इन सब चीज़ों का क्रेडिट हुकूमत ले रही है। तो और कुछ दीगर चीज़ें भी हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ जाते हैं, चाहेंगे तो न्याजी साहब से पूछेंगे कि आप लोग किसी एक चीज़ का क्रेडिट तो दें इस हुकूमत को। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हम बात तो होगा PTI की हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी की कर रहे हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान से खबर आ रही है सामने उसका भी क्विकली जिक्र भी करना चाहेंगे हम। यहाँ पर काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, जिस तरीके से खदशा जाहिर किया जा रहा था, कल से अलर्ट्स जारी किए जा रहे थे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 15 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें 3 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल हैं। और इस हवाले से अभी ये खबरें सामने आ रही हैं और हम आपको ख़ास तौर पर डॉन न्यूज़ पर इस पर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हम वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ जाते हैं। कुछ लोगों के हलाक होने की भी इत्तलात हैं, तो एग्जैक्ट आपको जो इसके हवाले से इत्तलात हैं वो डॉन न्यूज़ पर मिलती रहेंगी। हम वापस अपनी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था उसकी तरफ जाते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, ज़ैगम खान साहब और मुबश्शिर ज़ैदी साहब। न्याजी साहब, जब ब्रेक से पहले बात हो रही थी, आप किसी चीज़ का तो क्रेडिट दें इस हुकूमत को। वो कहते हैं एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ा दी, पनाहगाहें बनाई, रोशन अकाउंट्स खोले, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, करतारपुर कॉरिडोर, इन सब चीज़ों का क्रेडिट तो लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। या तो इस सब का क्रेडिट दे दें, या कम अज़ कम आज के इवेंट में गवर्नर साहब ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी पेश की, किसी चीज़ का क्रेडिट तो दें। न्याई साहब, मेरी ख़ास तौर पर फरमाइश है आज आपसे। मेरा ख्याल में उसके लिए हमने मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने जितना हिस्सा ज़कात के तौर पर निकाला है, तो मेरा ख्याल हम तमाम दोस्तों की तरफ से उतना ही समझें, वो काफ़ी क्रेडिट है। लेकिन क्राइसिस ये होता है जी कि आप जब किसी को वेप करते हैं, किसी के इक़्तिदार को, तो विदाउट एनी प्रेजुडिस कि आपका स्केल क्या होता है। एक पार्टी जो है वो अपना एक मैनिफेस्टो देती है, मंशूर देती है, उसके ऊपर लोगों से वोट्स लेती है। आप काश मंशूर वो है सारा पढ़ के सुना देते, जिसमें 1 करोड़ घर नौकरियाँ हैं, 50 लाख घर हैं, जिसमें IMF के पास नहीं जाना, जिसके अंदर ये सारे करने के काम हैं। और मैं देखें कि वो कहते हैं ना कि शेख जो पहुंचे मैशर में अमाल न दारत, जिस माल के ताजर थे वो माल न दारत, जिस माल की थी इमरान खान साहब तिजारत कर रहे थे। अभी शायद ज़ैगम साहब ने या ज़ैदी साहब ने बताया है कि आप 10 अरब आप आज किस मुंह से कह रहे हो कि ये जा रहे स्टैश आउट हो रहा है पाकिस्तान से बाहर। 10 अरब डॉलर जब हो रहा है, जो कि आपने पहले तो 200 और इमरान खान आएगी 200 अरब लाएगी, 100 अरब इनके मुंह पे मारेगी, 100 अरब उनके मुंह पे मारेगी, वो तो चलो किस्सा पारीना हो चुका है। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि ये 10 अरब है, ये इसका किसके गिरबान पे मेरा हाथ होना चाहिए एज ए पाकिस्तानी कि ये जो 10 अरब आज आपने करार किए को जा रहा है। दूसरा मसला ये है कि एक मुल्क था जिसको छोड़ के गए हो, तो 335 बिलियन की या 330 बिलियन डॉलर की इकॉनमी का साइज था 2018 के अंदर, आज वो श्रिंक हो गए 2070 बिलियन रह गई है। और वो भी जिस तरीके से मौजूद है उसको एक तरफ रखें। आप मुझे बताएं कि उसके अंदर ये एहसासफुल रैम ये हमने उजागर करने थे। 3 महीने की कारकर्दगी आपने इसलिए बताई कि आप ये ड्रम बीटिंग करते रहे थे और फिर अपने ही कहे हुए जो
आपके डिक्टेम्स थे उनके आप कैप्टिव हो गए, और आपने बताया कि 3 महीने के अंदर पता चल जाता है हुकूमत किस समझ में जाती है। तो आप वहाँ कट्टे गिनवाते रहे, आप भैंसे गिनवाते रहे, आप मुर्गियाँ गिनवाते रहे, जैसे हमारे दोस्तों ने फरमाया कि आप वहाँ कारें भेजते रहे। देखिए क्राइसिस ये है कि जी मुस्लिम नून आप आई तो किसको यहाँ नहीं पता कि 24 घंटे में से 25 घंटे 2013 में बिजली नहीं थी। क्या नहीं देखे गए? देखे गए। पर ये नहीं कहता हूँ कि बहुत कुछ जो दूध और शहद की नहरें भाग है, लेकिन कई काम हैं ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रेस हुई। हमारे रोड नेटवर्क बना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, यूनिवर्सिटीज बनी। आज वो फयाज चौहान साहब फरमा रहे हैं, जिसमें मैं 2 बातें ऐड करूँगा। उन्होंने कहा जी कि किडनी का रावलपिंडी में PIC बनाया। PIC है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। जिस तर्जमान को ये नहीं पता कि किडनी का इलाज जो है PIC में नहीं होता, और वो क्यों है आए हैं, वो क्यों बोले हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि बुराई या खराबी जो है वसीम अकरम प्लस बुज़दार में नहीं है, बुराई उसमें है कि उसकी तशहीर नहीं हो सकी। चुनाचे जब बुज़दार साहब आए, अकरम चौधरी साहब को निकाला, फिर शहबाज गिल साहब को निकाला बेआबरू करके, फिर फयाज चौहान साहब को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको बताया गया कि हजूर आपके पास ये ओहदा नहीं रहा इसका तशहीर का। फिर फिरदौस आपा आई, और हमारा दिल भी दुखता है जब हम देखते हैं जो फिरदौस आपा के साथ हुआ। अब आप मुझे बताएं कि जब इसका मतलब है कि तशहीर का कौन सा तरीक़ेकार ईजाद करें, आपके एक दफ्तर में अमाल ही नहीं है, मंशूर ही नहीं है, तो मुझे तो सिवाय इसके कि आप लोगों को गालियाँ दे दें। आज खाज आसिफ की तकरीरें सुना रहे थे अपने कारकर्दगी के ऊपर, नवाज शरीफ की तकरीरें सुना रहे थे अपनी कारकर्दगी के ऊपर, उनके जो बातें हुई हैं। तो मैं तो यकीन करता। न्याई साहब आपकी इजाजत हो तो मैं ज़ैगम साहब की तरफ बात लेके जाऊंगी। ज़ैगम साहब, मेरी ख्वाहिश न्याई साहब ने तो नहीं पूरी की कोई तारीफ करके PTI की हुकूमत की, आप ही कीजिएगा। एक बात ये हुकूमत कहा करती थी कि अभी हम पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है। तो आपको कोई प्रोग्रेस 3 साल बाद इस सिलसिले में नजर आई है? अगर ओवरऑल हम बात करें, सीख रहे हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ज़ैगम साहब जी देखिए, उस तरबियत के भी कोई आसार नज़र नहीं आए कि आपको वाज़े तौर पर लगे कि तरबियत हो रही है, कि टीम 1 जो है वो ठीक नहीं थी, तो जो दूसरा अपॉइंटमेंट की गई है वो ठीक है। तो उस ट्रेनिंग का क्या तरीक़ाकार है, कैसे सीख रहे हैं और उस सीखने को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर तो हमारे सामने नहीं है। मेरे ख्याल में वाहिद जो एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे समझ में आता है वो वही है जो मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने बयान कर दिया। मेरे ख्याल में पंजाब की हद तक शायद एक और बात जिसकी मैं थोड़ा सा जनूबी पंजाब से होने के लिहाज से उसको कुछ अप्रिशिएट कर सकूं, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो लाहौर की ऑब्सेशन थी और जो पूरे 10 साल उन्होंने पंजाब का कुछ 60% डेवलपमेंट बजट खाली लाहौर पर लगाया। तो मुझे ये जो इस वक्त के वज़ीर आला हैं जिन पर इतनी तनकीद होती है और ठीक होती है, जी वो कम से कम ये है कि कुछ शायद दूसरे इलाकों की तरफ भी तवज्जो गई है पंजाब में। अब ये अलग बात है कि खुद बजट इतना कम हो गया है और डेवलपमेंट का बजट ख़ास तौर पे इतना कम हो गया है, तो उन इलाकों में भी अब रिलेटिवली तो शायद आप कह सकें कि रिलेटिवली बेहतर हुई है, लेकिन अब एब्सोल्यूट बजट के नंबर्स पर देखते हैं क्योंकि वो श्रिंक हो गया है, तो फिर बात वहीं की वहीं पहुंच जाती है। तो फ्रैंकली मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे बड़ी खुशी होती अगर कुछ ऐसे इंडिकेटर होते जिस पर कुछ पॉजिटिव चीज़ होती, तो मैं कोई अपोजिशन से नहीं हूँ, मुझे उसको बयान करते हुए बहुत खुशी होती। यकीनन ये 2 चीज़ें आपने अहम पॉइंट आउट की हैं कोविड के हवाले से। पंजाब में लाहौर के अलावा भी जो अब एक ब्रेक लेंगे, वापस आके ज़ैदी साहब से पूछेंगे कि इस हुकूमत को 3 साल में अपोजिशन कैसी मिली। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में बात हुई PTI की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के बारे में। आखिरी हिस्से में क्विकली मैं चाहूँगी हमारे तीनों मेहमान, मुबश्शिर साहब आपसे आगाज़ करते हुए 3 सालों में PTI की हुकूमत को अपोजिशन कैसी मिली? जी देखिए, अपोजिशन ऐसी मिली जैसे हमेशा होती थी। मियाँ साहब जो हैं वो डील करके निकल गए, बिलावल साहब ने वाले साहब की वजह से सर झुका लिया और अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन का खुलासा है। ज़ैगम जी, ये खुलासा है। ज़ैगम साहब, बमुकाबला इमरान खान साहब जैसे थे ऑपोजिशन लीडर, उनको खुद को कैसी ऑपोजिशन मिली? बिल्कुल, मुबश्शिर साहब ने उसका जो है खुलासा बयान कर दिया जैसी अपोजिशन मिली। और ये जहन में रखिए कि 3 सालों में 2 साल अपोजिशन जो है वो सर्वाइवल की जंग लगती रही। बज़ाहिर ये लग रहा था कि पाकिस्तान में सिंगल पार्टी हेजेमनी बनाने का फैसला कर लिया गया है और जो नया सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है जिसमें अपोजिशन की कोई जगह नहीं।
तो ये पीडीएम के बाद से अपोजिशन की कुछ रिवाइवल हुई है और हमें नज़र आया कि अपोजिशन ज़िंदगी रखती है, लेकिन मजमूई तौर पर अपोजिशन ने मायूस किया है, पॉलिसी बेस्ड अपोजिशन भी नहीं की और बहुत तगड़ी भी नहीं साबित हुई। नियाजी साहब, आपके कमेंट्स ऑपोजिशन के लिए? सारा तेरा करम है, इमरान खान के बाद अब तक बनी हुई है अपोजिशन की, वगरना इतनी भी ना बनती अगर इमरान खान की जगह कुछ बेहतर कोई वज़ीर आज़म होता। और अगर मैं कोई फ़र्ज़ किया हुकूमत करता है तो मैं भी अल्लाह में ऐसे दुआ करता कि अल्लाह भी मुझे भी शहबाज शरीफ साहब जैसा अपोजिशन लीडर मिले और जरदारी साहब जैसा बंदा मिले, ताकि जो है कम अज़ कम मेरे से टला रहे। और बाकी मेरे दोस्तों ने बात की है, मैं फुली एंडोर्स करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा जो है कमज़ोर अपोजिशन, और कमज़ोर इस वजह से नहीं, इस वजह से कि क्लूलेस, डायरेक्शनलेस, और उनको ये पता ही नहीं है कि हुकूमतों के ख्याल तहरीक कैसे चलाते हैं, बल्कि अपने तहरीकों से ही अपना काम ख़राब करके रखा हुआ है। उन्होंने मज़ीद उनका वर्कर डिमोरलाइज्ड है अपोजिशन का। ये थोड़ा उनको क्रेडिट जाना चाहिए अपोजिशन को कि उनका वर्कर्स डिमोरलाइज्ड है। जी, आपके बहुत ही अहम पॉइंट्स आप सब ने रेस किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाजी साहब, ज़ैगम खान साहब और जैदी साहब। आज के लिए नाजरीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।